संगठन वाले चैप्टर की रिवीजन में अब हम संगठन ढांचे के बारे में पढ़ेंगे। कार्यात्मक संगठनिक ढांचा और प्रभागीय संगठनिक ढांचा क्या क्या है जो हम रिवाइज कर चुके हैं, संगठन का अर्थ क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसका महत्व और इसकी प्रक्रिया, इतना हम रिवाइज कर चुके हैं। और हमें अभी क्या करना है, क्विज करना है, अधिकार अंतरण करना है, विकेंद्रीकरण करना है। इनसे रिलेटेड जितने भी लिंक्स हैं जो हमारे पास ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है, उनके लिंक्स, क्विज का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहाँ से क्लिक करके क्विज को ज़रूर करना बेटा, तभी हमारा चैप्टर पूरा अच्छे से रिवाइज हो पाएगा। शुरू करते हैं अपना संगठन ढांचा। कितने तरह का होता है हमारा संगठन ढांचा? हमारा संगठन ढांचा एक्चुअली दो तरह का होता है। कौन कौन सा? कार्यात्मक संगठनिक ढांचा और दूसरा प्रभागीय संगठनिक ढांचा। कार्यात्मक संगठनिक ढांचे को हम फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं और प्रभागीय संगठनिक ढांचे को हम डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं बहुत बार। कैसे इनका क्लासिफिकेशन होता है? एक ऐसा संगठनिक ढांचा जहां पर कार्यों के आधार पर विभिन्न विभागों का निर्माण किया जाता है, उसे कार्यात्मक संगठनिक ढांचा कहा जाता है। और प्रभागीय संगठनिक ढांचा एक ऐसा संगठनिक ढांचा जहां विभिन्न उत्पादित वस्तुओं के आधार पर संगठनों का विभागों का निर्माण किया जाता है, उसे प्रभागीय संगठनिक ढांचे का नाम दिया जाता है। क्या मतलब है कार्य का, क्या मतलब है उत्पादित वस्तुओं का? एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है, अगर किसी संगठन में 4 विभाग हैं, उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, विपणन विभाग, मानव संसाधन विभाग, मेजरली ये 4 कार्य और ये 4 विभाग किसी ऑर्गेनाइजेशन में दिखाई देते हैं। तो हमने ये एक एग्जाम्पल लिया है। उत्पादन विभाग को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, वित्त विभाग को फाइनेंस डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर किसी संगठन में इस आधार पर अलग अलग विभागों का निर्माण किया गया है, कार्यों के आधार पर अलग अलग विभागों का निर्माण किया गया है, तो ऐसे संगठनिक ढांचे को हम कार्यात्मक संगठनिक ढांचे के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं प्रभागीय संगठनिक ढांचा क्या होता है। एक ऐसा संगठनिक ढांचा जहां उत्पादित वस्तुओं के आधार पर अलग अलग विभागों का निर्माण किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पतंजलि का उदाहरण लिया है। अगर पतंजलि ने अपने अलग अलग विभाग बनाए हैं, जैसे कि खाद्य पदार्थ, दवाइयों का विभाग, कॉस्मेटिक विभाग, हेल्थ ड्रिंक्स, तो अगर ये अलग अलग विभाग बनाए हैं और इन अलग अलग विभागों के लिए अलग अलग अधिकारी को नियुक्त किया है, तो हम ये कहेंगे कि पतंजलि का जो संगठनिक ढांचा है वो एक प्रभागीय संगठनिक ढांचा है। ऐसे ही हिंदुस्तान यूनिलीवर के बारे में आप पढ़िए, नेट पर सर्च कीजिए उनका संगठनिक ढांचा कैसा है, आपको मालूम चलेगा। तो इस तरह की और बहुत सारी कंपनीज हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल है, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनके बारे में आप सर्च करके पता लगा सकते हैं कि उनका संगठनिक ढांचा किस तरह का है, प्रभागीय संगठनिक ढांचा है या कार्यात्मक संगठनिक ढांचा है। एक बात जरूर क्लियर हो जाती है, प्रभागीय संगठनिक ढांचा केवल और केवल तब बनाया जाता है या बनाया जा सकता है जब कोई संगठन एक से ज्यादा प्रकार की वस्तुओं का उत्पादन करता हो। अगर एक से ज्यादा प्रकार के उत्पाद नहीं है तो वहां पर उत्पादों के आधार पर संगठनिक ढांचा नहीं बनाया जा सकता। एक एक संगठन के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले कार्यात्मक संगठन ढांचे के बारे में ही पढ़ते हैं। क्या है? एक ऐसा संगठन ढांचा जिसमें विभागों का निर्माण कार्यों के आधार पर किया जाता है। एग्जाम्पल ये नोट कर सकते हैं, जब भी कभी क्वेश्चन आता है एग्जाम्पल के साथ ही उसको एक्सप्लेन करें, तभी आपका एक्सप्लेनेशन कंप्लीट माना जाता है। तो कितने विभाग शो कर देंगे आप यहाँ पर संगठन लिखकर? उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, विपणन विभाग और मानव संसाधन विभाग, इस तरह से आप इसको शो कर सकते हैं। अब कार्यात्मक संगठन ढांचे से हमें क्या फायदे होते हैं? अगर हम कार्यों के आधार पर किसी संगठनिक ढांचे का निर्माण करते हैं तो उससे हमें क्या क्या लाभ मिलते हैं? सबसे पहली बात, विशिष्टीकरण का लाभ। ये वाला पॉइंट जो हमने संगठन के महत्व में किया था, विशिष्टीकरण का लाभ। क्यों? क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी एक ही कार्य को, हम क्या करते हैं, काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं, हर कार्य के लिए किसी विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त करते हैं, और जब कोई व्यक्ति किसी एक ही काम को बार बार करता है तो वो उसको काम को करने में निपुण हो जाता है। सेम वही एक्सप्लेनेशन जो हमने संगठन के महत्व में पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, दोबारा देख सकते हो। दूसरा, समन्वय तथा नियंत्रण। देखो, कार्यात्मक संगठनिक ढांचे को कंट्रोल करना और उसको कोऑर्डिनेट करना, दूसरे विभागों से कोऑर्डिनेट करना कंपैरेटिवली आसान होता है, अपेक्षाकृत सरल होता है। तीसरा, संचालन कौशल में वृद्धि। क्यों होता है संचालन कौशल में वृद्धि? जैसे कि हमने कहा, क्योंकि वो व्यक्ति उसी काम को करते करते निपुण हो जाता है, एक्सपर्ट हो जाता है।
इसलिए उसको उस कार्य में, या फिर हम कहें कि जिस कार्य से संबंधित, अगर उत्पादन विभाग का प्रबंधक है, वो लगातार निरंतर उत्पादन से संबंधित सारे काम कर रहा है, तो उत्पादन में आने वाली हर परेशानी से वो वाकिफ़ है, और कोई भी प्रॉब्लम आती है तो वो उसको बिना किसी के आसानी से सॉल्व कर सकता है। फिर कार्यों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। क्यों नहीं होती पुनरावृत्ति? क्योंकि हमने पहले ही कार्यों को अलग-अलग हिस्सों में बाँटा है और हर कार्य के लिए एक विशिष्ट व्यक्ति को नियुक्त किया है। तो किसी भी कार्य की पुनरावृत्ति नहीं होती है अगर हम कार्यात्मक संगठनिक ढांचे को अपनाते हैं। ऐसा करने से, अगर रिपिटेशन नहीं है, किसी काम की पुनरावृत्ति नहीं है, तो हमारी लागत कम होती है और हमारा प्रॉफिट या लाभ जो होता है वो बढ़ जाता है। फिर सरल प्रशिक्षण। क्यों होता है प्रशिक्षण आसान? क्योंकि किसी व्यक्ति को किसी एक ही काम में हमें प्रशिक्षित करना है, निपुण करना है, उसको 50 काम नहीं सिखाने हैं। हमने कहा तुम्हें वित्त विभाग में काम करना है, तो वित्त से रिलेटेड बातें उसको सिखानी है, इसलिए उसको ट्रेनिंग देना कंपैरेटिवली आसान होता है। और कार्यात्मक संगठनिक ढांचे का एक और फायदा कि यहाँ पर, क्योंकि हम अलग-अलग कार्यों में बाँटते हैं उस संगठन को, इसलिए हर काम पर हम अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं। तो कितने फायदे हैं कार्यात्मक संगठनिक ढांचे के? विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है, बेहतर समन्वय होता है, संचालन कौशल में वृद्धि होती है, पुनरावृत्ति कम होती है, प्रशिक्षण आसान होता है और व्यक्ति सभी कार्यों पर पूरा ध्यान दे सकता है। कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में कुछ कमियां भी हैं। हमें तो बिजनेस स्टडीज़ में भाई आदत है, हर चीज़ के लाभ भी ढूंढने हैं और उसकी कमियां भी ढूंढनी है। तो देखें कार्यात्मक संगठनिक ढांचे की क्या कमियां हैं। तो संगठनिक ढांचे में दोष हैं। अगर अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो वीडियो को पॉज करके नोट्स बना लो, वरना हमने पहले जो वीडियो शेयर करी थी वहाँ से नोट्स तो आपने बना रखे हैं आई होप। फिर भी अगर नहीं बनाए हैं तो वीडियो को पॉज कर करके नोट कर लो। पहला है, संगठनिक हितों की अपेक्षा अपने विभागीय हितों पर अधिक जोर दिया जाता है। क्या करता है प्रबंधक? वो अपने काम के चक्कर में संगठन के हित को छोड़ देता है, संगठन के हित की अनदेखी कर देता है, जबकि ऐसा कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरी कमी देखो, जब तक संगठन छोटा होता है, जब तक संगठन का आकार छोटा है, तब तक समन्वय, कोऑर्डिनेट करने में या कोई डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन जैसे-जैसे संगठन का आकार बढ़ता चला जाता है, वैसे-वैसे विभाग बढ़ जाते हैं, विभागों की संख्या में वृद्धि होती है और ऐसे में समन्वय करना, निर्णय लेना बहुत ही कठिन हो जाता है, बहुत मुश्किल आती है। तीसरा, इस तरह के संगठन में, कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में अस्थिरता बहुत होती है। अस्थिरता का मतलब होता है हमेशा डर की स्थिति है। कैसे है डर की स्थिति? हमने कहा कार्यात्मक संगठनिक ढांचे में हमने उसको 4 विभागों में डिवाइड किया हुआ है। उत्पादन, वित्त, विपणन और मानव संसाधन। अब सोचो उत्पादन विभाग का जो प्रबंधक है वो संगठन छोड़ के चला जाए। अगर प्रोडक्शन बंद हो गया तो बाकी सारे विभागों पर उसका प्रभाव पड़ता है। और वित्त विभाग वाला जो प्रबंधक है, हमने कहा वो अपना काम तो बहुत अच्छे से करना जानता है, लेकिन वो उत्पादन विभाग वाले का काम नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्या कहा था, उसको अपने क्षेत्र का काम करने में बहुत निपुणता है। तो ऐसी स्थिति में अस्थिरता उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि व्यक्ति केवल एक ही कार्य करने में निपुण है और कोई और कार्य करने में असमर्थ है, तो संगठन के अस्तित्व पर बनाती है ऐसी स्थिति में। तो कार्यात्मक संगठनिक ढांचे की क्या-क्या कमियां? हम संगठनिक हितों की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत हितों पर जोर देने लगते हैं। दूसरा, जब संगठन बड़ा होने लगता है तो समन्वय करने में मुश्किल आती है और अस्थिरता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अगर किसी विभाग का प्रबंधक संगठन को छोड़कर चला जाए तो दूसरा व्यक्ति उस काम को आसानी से नहीं संभाल पाता। तो फिर कार्यात्मक संगठनिक ढांचा कहाँ पर उपयुक्त होता है? तो उसकी उपयोगिता कहाँ-कहाँ पर है? तो पहला पॉइंट, जब संगठन का आकार बहुत बड़ा हो, तब हम कार्यात्मक संगठनिक ढांचे का प्रयोग कर सकते हैं। जब क्रियाओं में विविधता हो, तब हम कार्यात्मक संगठनिक ढांचे का प्रयोग कर सकते हैं। जब हमें संगठन के क्रियाओं में उच्च कोटि के विशिष्टीकरण की आवश्यकता हो, हाई ऑर्डर स्पेशलाइजेशन चाहिए, लोग काम पर फोकस करें, उस काम को इतनी कुशलता के साथ करें कि उसमें कोई कमी न रहे, तो ऐसे में हमें कार्यात्मक संगठनिक ढांचे की आवश्यकता होती है। बहुत बार ये शॉर्ट क्वेश्चन बनता है ऐसे कि कार्यात्मक संगठनिक ढांचा कहाँ-कहाँ पर उपयुक्त होता है? जब संगठन का आकार बहुत बड़ा, क्रियाओं में विविधता और उच्च कोटि के विशिष्टीकरण की आवश्यकता को पूरा करने के लिए। फटाफट वीडियो को पॉज करेंगे और देखेंगे आपको कितने पॉइंट्स याद आ रहे हैं संगठनिक ढांचे के लाभ, इस कार्यात्मक ढांचे के लाभ और दोषों में। अगली वीडियो में प्रभागीय संगठनिक ढांचा रिवाइज करेंगे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से क्विज और वो पिछली वीडियोस की डिस्क्रिप्शन देखना मत भूलना। थैंक यू।